हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत लहासा की ओर, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन जी की कृति है, का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसकी रचना राहुल सांस्कृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा पर आधारित है, जिसे उन्होंने नेपाल होते हुए भारतीय ब्रिटिश सरकार व नेपाल सीमा सुरक्षा को चकमा देते हुए पूरा किया था। अंत में लहासा पहुंचकर उनको तत्कालीन दलाई लामा द्वारा लहासा में निवास करने की अनुमति मिल गई थी, जिसका वर्णन उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत में किया है, जिसका एक अंश हमारे सामने लहासा की ओर शीर्षक से प्रस्तुत है। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। अब यहाँ से हमारा पाठ प्रारंभ होता है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल से ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहते हैं, में रख कर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर ही नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। अब आगे देखिए, परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे, जो परित्यक्त चीनी किला था, अब आगे राहुल सांस्कृत्यायन जी लिख रहे हैं कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला से पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी। अब यहाँ पे देखिए, वो वर्णन कर रहे हैं कि अभी जाते टाइम जब हम लोग यात्रा कर रहे हैं लहासा की, तो जब जा रहे हैं तब हम लोग भिखमंगे के रूप में हैं, तब भी हमें अच्छा रहने की जगह मिली, क्योंकि यहाँ पे जान पहचान थी। और वापस टाइम हम एक भद्र व्यक्ति यानी कि सभ्य व्यक्ति के रूप में लौटे थे 5 साल बाद। लेकिन तब मुझे यहाँ वो सुविधा नहीं मिली जैसी कि जाते टाइम मिली थी। अब आगे देखिए, किंतु उस वक्त हमें रहने के लिए ऐसी जगह किसी ने नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे बिकट डाँड़ा थोंडला पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है जहां डाकू रह सकते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ
गवाह भी तो नहीं मिल सकता। अगर सरकार खर्च भी करे तो वहाँ गवाह मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही अधिक निर्जन स्थान है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। अब यहाँ पे कितना वास्तविक चित्रण हो रहा है कि डकैत जो है पहले मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो है पैसा वैसा है इसके पास कुछ। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूकें लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची यानी दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने पर पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दनकी वस दनकी वक्स्तो दोनकी वक कैसा नाम है दोनकी वक्स्तो की जगह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चल रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव के से मील भर पर था तो सुमत इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमत को कितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे और पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। दूसरे जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी, उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही जजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता
भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और जजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। अब देखिए यहाँ की जो राजनीतिक या कहें प्रशासनिक व्यवस्था है उसका भी वर्णन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो तिब्बत की जमीन है वह भी बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मजदूरों की स्थिति का वर्णन। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए पुस्तकों के भीतर था मतलब उसे पढ़ रहा था, उसमें डूब गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। धन्यवाद। हमारा पाठ यहीं खत्म हुआ।